Yes. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होमवर्क दिया था, कर पाए सब लोग? Yes, ma'am. I think up to 35 was the homework, right, this week? Yes, ma'am. Yes. Okay, तो 35 तक का जो होमवर्क था, अगर किसी को कोई डाउट है तो लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट वीक के होमवर्क के डाउट पूछो, देन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू अहेड टुडे। और प्लीज वो टाइप नहीं करना, स्क्रीन छोटा है, नहीं दिखता मुझे। आप बोल दो ये प्रॉब्लम करो, वो प्रॉब्लम करो। ऑडियो ऑन करके बोलो कौन से प्रॉब्लम में डाउट है, मैं करवा देती हूँ। Ma'am, 20. 20। डू Yes, नॉट टाइप, आई कांट। डिफिकल्ट, इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, वो सॉर्ट आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। It's 25. हाँ बेटा, तो 20 पहले करते हैं, फिर 25 करते हैं। तो मैंने कहाँ से दिए थे? एक्चुअली तो मैंने आपको 15 to 35 16। 15 to 35 दिए थे ना ये भी। तो मैम 15 कर लिया था पिछली बार। पिछली बार कर लिया था। ओके, 16 to 35 हो गया। हाँ 16। ओके, तो 20 प्रॉब्लम कहता है नंबर ऑफ सिल्वर एटम प्रेजेंट इन 20% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम्स। तो ये क्या है पता है? प्यूरिटी का मतलब क्या है? प्यूरिटी का मतलब है, जब भी प्रॉब्लम में दिया गया है 90% प्योर वायर, इसका मतलब क्या है? 100% प्योर नहीं है, मतलब उसमें 10% क्या है? इम्प्यूरिटी। ओके, सो 90% प्योर इस प्रॉब्लम में प्योर सिल्वर, मतलब उसमें 10% इम्प्यूरिटी है। तो इम्प्यूरिटी मतलब सिल्वर एटम तो उसमें नहीं रहेगा ना। आपको सिल्वर एटम किसमें कैलकुलेट करना है? जो 90% है उसमें। तो बहुत सिंपल है, ये जो 10 ग्राम दिया है उसका 90% निकालना है। तो व्हाट इज 90% ऑफ 10 ग्राम? इज सिंपली 9 ग्राम्स। आपके पास 10 ग्राम में 9 ग्राम प्योर सिल्वर है, और फिर उसमें जो 1 ग्राम रिमेनिंग है वो क्या हो गई? इम्प्यूरिटी। सिल्वर किसमें प्रेजेंट होगा? जो प्योर पार्ट है। तो अभी प्रॉब्लम जस्ट रिड्यूसेस टू 9 ग्राम सिल्वर में कितने सिल्वर एटम से। कर पाओगे अभी जिस किसका डाउट था? Yes, तो ma'am. आपको 9 ग्राम को अभी क्या करना है? अभी आपको 9 ग्राम को उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। या आपको नंबर ऑफ मोल्स देगा, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ एटम्स, राइट? ऑल क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 20। Yes, ma'am. चलो, व्हाट नेक्स्ट? Ma'am, question number 18. 18। ओके, Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मास दिया है 180 ग्राम्स। तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 180 ग्राम ऑफ वाटर इज 10 मोल। Yes, ma'am. ये कौन था? और 10 मोल में कितने नंबर होंगे of molecules? I need to calculate number of molecules in 10 mole. I need to multiply it by Avogadro's number, right? 10 moles में number of molecules के लिए मुझे इसको Avogadro's number से multiply करना पड़ेगा। 180 grams का हो गया 10 mole, और 10 into Na molecules। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनने? 1 मॉलिक्यूल ले लो वाटर का। आपका जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसमें हाइड्रोजन से 2 और ऑक्सीजन से 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए। तो 10 into Na मॉलिक्यूल्स में वो कितने होंगे? 10 into 10 into Na इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये कितने मोल्स है वो टिक करना है। तो 10 into 10 हो गया 100, and Na is a mole। तो आंसर इसका आ जाएगा 100 moles of electrons।
समझ में आया? जिसका भी डाउट था उसको? Yes, ma'am. चलो और बोलो। Ma'am, question 24. ओके, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है a mixture contains n mole of H2 to n mole of methane. The ratio of number of carbon is to hydrogen atom in the mixture. तो n moles of hydrogen दिया है इसमें और atoms का रेशियो पूछा है। तो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। n moles of hydrogen में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बोलो? 2n. नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स? n into Avogadro's number of molecules. और कितने एटम होंगे? 2n into Avogadro's number of atoms. ये कैलकुलेशन समझ में आया? Yes, ma'am. n के जगह पे 1 मोल H2 होता तो 1 मोल H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। कितने एटम्स होंगे? 2 into एवोगैड्रोस नंबर। अभी इसके आगे दिया है मीथेन, 2n मोल्स ऑफ मीथेन है। तो अभी मीथेन में अगर मीथेन 2n मोल्स है तो उसमें आपको समझना है कि 2n मोल्स में 2n मोल क्या है? कार्बन फॉर्मूला कह रहा है। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 into 2n मोल ऑफ H। और ये एटम है, हाँ, दोनों। ये भी एटम हो गया। तो अभी 2n मोल कार्बन एटम ओके है, मतलब एक्चुअली कितने एटम है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 2n into Na। हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और 4n into 2n मतलब 8n मोल्स है। तो 8n मोल्स मतलब 8n into Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। ये मीथेन से हो गया। अभी टोटल करनी है। ये 2Na है, ये 8Na है। तो टोटल हाइड्रोजन हो गया 10Na, टोटल कार्बन हो गया 2Na। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, कार्बन इज 2NNA एंड इज टू हाइड्रोजन हो जाएगा 10NNA। तो क्या रेशो आ गया इसका? 1:5। समझ में आया बेटा? ये हम 10 कैसे? ये जो हाइड्रोजन आटम इधर है 8NNA, ये मीथेन वाला है। और ऑलरेडी H2 में से 2NNA है ना, दोनों को मिलाना पड़ेगा कि नहीं? ओके मैम, ओके मैम। यस मैम। मिक्सचर है तो दोनों मिला के टोटल करेंगे। 2NNA coming from hydrogen and 8NNA coming from methane. और बोलो। हम 25। Ma'am, 25B. 31B. प्रॉब्लम नंबर 25 कहता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम। ये जिसका भी डाउट है ओके, उसको 1 ग्राम आयन इज नॉट 1 ग्राम ऑफ आयन, ये समझना है। मैंने हम एक आपको ग्राम second आयन ग्राम lecture एटम में- जैसा ही है क्या? हाँ बेटा, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि अगर 1 ग्राम एटम दिया है तो उसका मतलब होता है 1 मोल। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है उसका मतलब होता है 1 मोल। वैसे ही यहाँ पे 1 ग्राम आयन दिया है उसका मतलब 1 मोल है। अभी हो जाएगा प्रॉब्लम? हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ, ओके, एनीथिंग एल्स? 33. ओके, I'm 31. 31 है। वेट, वो एटॉमिक वेट वाला. हाँ कर लेते ना, जो भी है वो। तो
प्रॉब्लम नंबर 31 कहता है 4.4 grams of CO2 and 22.4 liters of H2 वो नहीं at मैम, उसके एक STP. नीचे यही है ना? मैम, उसके एक और नीचे देगा ना, द एटम वेट ऑफ ट्राइटोमिक गैस इज 8. 31 किसी का डाउट है कि नहीं कि 32 करूं मैं? हाँ मैम है ना 31 भी। 29 वाला भी डाउट है। अरे बाप रे। तो पहले अभी मैं 31 पढ़ रही हूँ, उसको कर लेती हूँ, बाद में 29, बाद में जो भी आप नंबर बोलो वो। तो 31 प्रॉब्लम कहता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 22.4 liter of H2 at STP are mixed in a container. The total number of molecules present in the container will be. तो ये कितना सिंपल प्रॉब्लम है। एक गैस का मास दिया है 4.4 ग्राम, तो ये 4.4 ग्राम से CO2 के मोल्स आ जाएंगे 4.4 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CO2 244 है। So we are having 0.1 mole of CO2 और ये 0.1 mole आने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है 0.1 दैट इज 10 raised to -1 into Na, या आप इसको 0.1 into Na भी लिख सकते हो, बाद में टोटल करते वक्त लिखना। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स ये मैंने लिखे CO2 के। फिर कहते हैं कि कितना लीटर है 2.24 लीटर ऑफ H2. So hydrogen is 2.24 liters and they are clearly using 22.4 clearly saying it is at STP. तो 1 mole का वॉल्यूम 22.4 है, अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP 2.24 है का मतलब मोल्स कितने हैं, फिर से ये हो गए 0.1 मोल और इसमें मॉलिक्यूल्स हो गए 0.1 into Na। बस अभी दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड करो टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए, यू आर हैविंग 0.1 Na molecules of CO2 and 0.1 Na molecules of हाइड्रोजन, दोनों ऐड करके जो रिलेवेंट नंबर है उसको टिक करो। तो क्या आंसर आएगा? बोलो। तो 6.022 into 10 raised to 22 आएगा, प्लस 6.022 into 10 raised to 22, दोनों को ऐड करेंगे तो एप्रोप्रिएट आंसर बी दिख रहा है। यस मैम। इज दिस प्रॉब्लम क्लियर? जिसका भी डाउट था उसका? यस। और कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो। 31 क्लियर? अभी 29 शायद किसी ने पूछा था, है ना? 29 किसका डाउट है? हाँ मेरा है ना किसी का? चलो करते हैं। A person adds 3.42 of sucrose, तो इसको ग्राम लेना पड़ेगा, यूनिट मिसिंग है, 3.42 ग्राम कर दो। A person adds 3.42 ग्राम of sucrose, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, in his cup of tea to sweeten it. How many atoms of carbon does he adds? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या करना है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। So 29 problem, it is sucrose C12H22O11. When you will add this up, it is 342 grams. तो GMM आ गया सुक्रोज का 342 ग्राम्स। अभी कितना सुक्रोज उसने अपने कप में ऐड किया? 3.42 ग्राम्स। So what he is added is 3.42 grams. ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम्स। तो ये कितने मोल्स हो गए? 10 raised to -2 मोल्स। तो जो सुक्रोज है, बोलो। There are some other people who are sharing their screens in between. There are some other people, वो क्या कर रहे हैं? मैम वो अपना स्क्रीन स्टार्ट कर share देते कर रहे हैं हैं बार-बार। तो आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है, 1 मिनट दे दो। अभी दिख रही है, बट है दो लोग हैं अभी, 2 डिफरेंट लोग, वो लोग ने अभी बहुत फास्ट स्क्रीन शेयर किया। अच्छा, बहुत मस्ती की वो लोगों ने। आई ट्राई टू डू समथिंग।
हम शेयरिंग वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो आप. हाँ बेटा. ओके, तो ध्यान दो अभी. तो इतने मोल्स आ गए. अभी इसमें पूछा क्या है हमको, कितने एटम्स होंगे कार्बन के. तो हम फॉर्मूला पे आ गए. फॉर्मूला है C12H22O11. अगर ये 1 मोल है, इफ आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इट हैज? 12 मोल्स ऑफ कार्बन. तो अगर मेरे पास 10⁻⁻² मोल ऑफ सुक्रोज है, तो उसके पास कितने कार्बन होंगे? 10 into 10⁻² मोल ऑफ कार्बन. और इसमें कार्बन के कितने एटम्स रहेंगे? 12 into 10⁻² into Na atoms of carbon. Is this clear? Yes, ma'am. बोलो और बोलो. 29 हो गया, 33. 31 हो गया, और मैम 33. 33. बस एक 33 है बस. 33 है. कोई बात नहीं. मैम 33 के बाद हो गया सब. प्रॉब्लम नंबर 33. मैम और 33 है, बोलो. मैम 34 भी है पर उसमें 2 आंसर लग रहे हैं. हाँ, करते 1 by 1. अभी 33 है ना पहला डाउट. हाँ हाँ. पहले 33 को समझते हैं, बाद में 34 की बात करते हैं. 33 डाउट है, पहले 33 को समझो. तो 33 कहता है एटॉमिक वेट ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज 8. तो 33 में वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राई एटॉमिक गैस. ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? 3 आइटम से बना. और ट्राई एटॉमिक गैस का मुझे एटॉमिक मास दिया है, एक एटम का मास जो A है. तो इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 3A ग्राम्स हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आया? अगर एक एटम का नहीं मास, समझा मैम. तो 3 एटम को मिलके जो मास होगा वो 3A होगा. अभी आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में? द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? योर नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मास इन ग्राम जो दिया है वो W है. छोड़ दिन तेरे घर का सब बजट सुनाई माइक दे रहा है. ऑन है. मैम माइक ऑन है किसी का. हाँ, मैं कर देती किसी के हूँ. घर की सुबह की घंटी सुनाई दे रही है. हाँ, दिख रहा है. मैम कैसे क्या फिर से? ओके, तो देखो मास इन ग्राम्स दिया है W इस प्रॉब्लम में, और मैम एक बार स्टार्टिंग से. 3A. So what is the answer? W बी 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 upon बी. 3A. हाँ आ गया मैम, आ गया. तो आंसर इज B. 33 हो गया. यस डन. What next? मैम 34 में वो 2 आंसर आ रहे हैं. कोई 2 आंसर नहीं, मैं करवा देती हूँ. देखते हैं कैसे 2 आते हैं. 34 प्रॉब्लम. 34 ना. यस. Next problem is problem number 34. तो प्रॉब्लम नंबर 34 जो है वो कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम ऑफ Fe. तो आपको Fe का मास दिया है 558.5 ग्राम्स, और उन्होंने ग्राम एटॉमिक मास भी Fe का दे रखा है. सो व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास? 55.85. 55.85 ग्राम से मैं डिवाइड करूंगी तो ये कितना Fe है? 10 मोल ऑफ Fe. और 10 मोल ऑफ Fe में कितने एटम्स होंगे? 10 Na एटम्स ऑफ Fe. अभी बस ऑप्शन में
किससे ये टैली करता है ये हमको चेक करना है. So first option says twice that in 60 gram of carbon is A option. A option में 60 ग्राम कार्बन दिया है, उसको उसके एटॉमिक मास से आपने डिवाइड किया, ये हो गया 5 मोल. ओके, इसका ट्वाइस तो हो गया 10 मोल. और 10 मोल में कितने एटम रहेंगे? 10 Na एटम्स ऑफ कार्बन. तो आंसर ये टैली होता है कि 10 Na एटम्स. और कौन सा आंसर आपको लग रहा है टैली हो रहा है? बोलो वो. नहीं मैम, वो पॉइंट के बारे से थोड़ा आगे पीछे लगा, अभी कैलकुलेशन किया तो. अभी सही है, सब हाँ. सही हो गया. हाँ हाँ हाँ, सही हो गया, सॉरी सर. ग्रेट. और कुछ मैम डाउट है किसी 35. को? I'm 32. 32 somebody said. 35. I couldn't 35. hear. 32 भी है. 32 भी है और 35 भी है. चलो 32 में दिया है 31, 32, 33, 34, 35. 31 कर लिया मैंने, पूरा लिस्ट ही है. 33 कर लिया, 34 भी कर लिया, अभी 32 कर रही हूँ. Which sample contains the largest number of atoms? तो इसमें क्या करना है? हर एक सैंपल को लेना है बेटा जिसका मास दिया है. किसका डाउट है ये? लेट मी नो. मेरा. ओके, तो बेटा मास दिया है तो मास को तू, जैसे कि ए ऑप्शन है 1 मिलीग्राम ऑफ ब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आएगा. मैम 58 आ रहा है. तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है ब्यूटेन का वो ग्राम्स में आएगा. हाँ मैम. और अभी प्रॉब्लम में मिलीग्राम दिया है तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर ले. तो देखो प्रॉब्लम में 30 कौन सा प्रॉब्लम है? ये 32 प्रॉब्लम है. तो 32 प्रॉब्लम में अगर ए ऑप्शन सॉल्व करना है तो 1 × 10⁻³ ग्राम अपॉन 58, ये जो होगा ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे. और फिर नंबर ऑफ मोल्स से तुमको इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो इसमें एटम्स कितने हैं? 14 एटम्स है, राइट. तो 14 × Na, ये जो नंबर ऑफ मोल है उसको 14 × Na, इसके नंबर ऑफ एटम्स हो गए. ऐसे ही सभी ऑप्शंस में कैलकुलेट करना है तेरे को और देखना है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है. किधर दिक्कत आ रहा है? ऑप्शन ए आंसर आ रहा है मैम. जो भी है. हाँ मैम, मेरे को ऑप्शन ए आ रहा है. तो क्यों पीछे आंसर कुछ अलग दिया है, ऐसे बोल रहे हो? मैम 4th है, 4th आ रहा है ना. Your answer is पीछे not four tallying. दिया Is हुआ that the issue? Yes मैम. Okay, so answer is not tallying. If that is the issue, आपको A आ रहा है और पीछे क्या दिया है बोल रहे हो? डी दिया है 1 मिलीलीटर ऑफ. Okay, तो ये दो ऑप्शन मैं आपके लिए इवैल्यूएट करती हूँ. तो ये 1/58 × 10⁻³ मोल हो गया. इतना तो समझ में आ गया. अभी 1/, जब भी हम 58 करते हैं, हाउ मच इट इज कमिंग? 1/60. मैम 14 भी मल्टीप्लाई कर दो ना तो फिर डिनोमिनेटर में 4 पॉइंट समथिंग आएगा. हाँ सब कर लेते हैं बेटा. तो ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे अप्रोक्सीमेटली हो गए 0.17 मोल्स. मैम ऑप्शन डी आ रहा है. हाँ बेटा, किसी को डाउट है तो मैं सॉल्व कर रही हूँ. और क्या करूँ? 0.17 मोल है. यस मैम. ओके, ये 0.17 मोल ऑफ ब्यूटेन है. यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी 0.17 मोल ऑफ ब्यूटेन में कितने मॉलिक्यूल्स है? 0.017 Na मॉलिक्यूल्स. कितने एटम्स है? 14 × 0.017 Na मॉलिक्यूल, Na एटम्स. ये हो गया ए का आंसर, ए ऑप्शन आपका. अभी जो डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन में 1 ml वाटर दिया है. तो ये डेंसिटी वाटर की 1 होती है और 1 ml इज 1 ग्राम ऑफ वाटर. 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 1/18 मोल्स. तो अभी इसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तुम्हारे.
है ना, 1/18 मोल्स ऑफ वाटर हो गया, 1/18 मोल्स हो जाता है 0.055 मोल्स. So 1/18 moles is 0.055 moles of H2O, and this will be 0.055 into Na molecules of H2O. और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो 3 into 0.055 into Na atoms. तो अब ये दो नंबर को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है? आ गया आंसर, आगे बढ़ूं? मैम ऑप्शन ए आया है मैम. मैम ऑप्शन ए में 14 into 0.017 नहीं जब भी मैम, आप करते ऑप्शन हो डी आ रहा है. ये हो जाता है 0.23 Na. 0.238. और ये कर लो तुम 0.165. मैम, मैम ऑप्शन ए में 10⁻³ भी आएगा ना? आएगा ना. ये हो गया 0.165 ग्राम Na, राइट? 0.165 Na atoms. तो और ऑप्शन ऑप्शन के में ये 10⁻³ हर जगह पे आएगा. तो दिस इनटू 10⁻³ आ रहा है. मिलीग्राम्स जो दिया है वो. यस मैम. अभी कौन सा नंबर बड़ा है, ए या डी? डी. ए बड़ा है. डी. अरे किसी का आंसर टैली हो रहा है कि नहीं? यस मैम. यस मैम. तो हो गया सब, कि अभी और भी कुछ बाकी है सॉल्व करना? मैम मेरा तो हो गया. अच्छा, और किसी का बाकी है तो बोलो. मेरा भी होगा. हम इस क्वेश्चन में आपने डिवाइडेड बाय 22.4 क्यों नहीं किया? कौन से क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 22.4 करूं? इस क्वेश्चन में? इस हाँ, क्वेश्चन में 32 मास का दिया है तो मैं option. वॉल्यूम से कैसे डिवाइड करूंगी बेटा? 22.4 ml of H2 है ना? हाँ बेटा, ml. तो first problem that you have is that definition is only applicable for gas 22.4. Is water a gas? मैम गैस पे ही अप्लाई होता है. वाटर गैस है क्या? नहीं, नहीं. कौन बोल रहे हैं? वाटर के लिए 22.4 वाला डेफिनेशन कैसे यूज कर सकते हो आप? क्या? कितने बार बताया है कि 22.4 जो आपका डेफिनेशन है वो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से आया. That is applicable only for a gas when pressure and temperature is constant. हाँ या ना? Yes, Yes. ma'am. यस मैम. वो नहीं यूज कर सकते. आज मैं उसको और थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ आपको, और थोड़ा डिस्कस उसी डेफिनेशन को कर देते हैं. So I hope the doubts are clear. Yes. So I'm going ahead now. चलो ध्यान दो, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे का. डाउट्स हो गए आज के, राइट? किसी को और है नहीं ना? आई एम गोइंग अहेड. ठीक है मैम. तो ये जो डेफिनेशन है आज यही करना था. ये जो मोल का हमने फॉर अ गैस डेफिनेशन लर्न किया है, तो ये पहले फॉर अ गैस है. और ये डेफिनेशन में हमने कहा कि 1 mole of a gas only for gas occupies 22.4 liter at STP. तो अभी मैं इसको, ये नंबर कैसे आया, कहाँ से ये नंबर आया, इसके बारे में मैंने आपको कोई डिटेलिंग नहीं दी थी. अब मैंने आपको कहा था कि आगे चल के मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगी कि ये नंबर कहाँ से आता है. तो आज मैं वो थोड़ा सा आपको
इलैबोरेट करके बताती हूँ कि ये 22.4 नंबर जो हमने लिया वो कहाँ से आया, why it is 22.4. Of course, not much of a detailing I'll be able to do with you at this stage, but still something is better than nothing. So I'm using a equation जिसको हम कहते हैं ideal gas equation. Okay, which we will be learning in detail. We will be proving this in a topic called gaseous state. तो ideal gas equation होता है PV is equal to nRT. इस equation में जो P है that is pressure of a gas. V is volume of a gas. जो N है वो नंबर ऑफ नंबर मैम ऑफ गैस है. मैम 22.4 लीटर एट एनटीपी होता है आई थिंक. बेटा एसटीपी और एनटीपी सेम है बेटा, गूगल कर ले. एनटीपी लिखो या एसटीपी लिखो, इट मींस 23 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कंडीशन सेम है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये आर जो है बोल्ट्जमैन कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. इसके लिए अगर हम एसआई सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, यूनिट एसआई सिस्टम है, तो आर की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है. और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, वॉल्यूम लीटर में, तो इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है. ये वैल्यूज भी कैसे कैलकुलेट होते हैं ये भी हम गैसियस स्टेट में करेंगे. एट दिस स्टेज इसके वैल्यूज के डिटेल में नहीं जाओ, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, यही वैल्यूज है. तो मैंने आपको P, V, N, R तक बताया. T जो होता है टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इसमें केल्विन स्केल में ही सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन ओनली. तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो कन्वर्ट करके इसमें हमको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, केल्विन स्केल में. तो ये इक्वेशन हम किसी भी गैस के लिए यूज करते हैं. दिस इज द इक्वेशन दैट टेल्स अस वेरिएशन of pressure, volume, number of moles and temperature with respect to each other. अभी ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये कैसे आता है ये सब. तो इसके लिए ओके इस फॉर्मूला में PV is equal to nRT में N हो गया 1 mole. So I'm calculating a volume for a 1 mole of a gas. STP या NTP पे प्रेशर हो जाता है 1 atmosphere, टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन. What I want is volume of 1 mole of a gas at 1 atmosphere and 273 केल्विन. और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर यूनिट में दिया है, R की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट होगी वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगी. तो अब ये मेरे पास डेटा है. तो PV is equal to nRT में मेरे पास प्रेशर है, N है, R है, T. I can always solve this for V. So this is going to give me volume occupied by 1 mole of a gas at STP or NTP, which is 1 into 0.0821 into 273 upon 1. And when I solve this volume occupied का आंसर आता है 22.4 liters. And this is how I've taken this number as volume occupied by 1 mole of a gas. So did you understood? ये जो number हम use करते हैं ये कहाँ से आया? Now just concentrate. ये 1 mole हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता. As long as the gas is 1 mole, the pressure is 1 atmosphere, the temperature is 273 Kelvin, the answer of volume occupied keeps coming same. And that's the reason we said कि let it be any gas. अगर number of moles same है तो उसमें number of molecules same होते हैं, और अगर number of molecules same होते हैं तो volume occupied भी क्या होता है, same होता है. तो
So this is the calculation involved in getting this number. तो समझ में आया ये नंबर कहाँ से आया? At the same time, the more important point that I want to tell you and emphasize you is the moment temperature and pressure will change. यहाँ पे 400 degrees आ गया, वहाँ पे कुछ 2 atmospheric pressure आ गया. Is the answer going to remain 22.4? Obviously no. इसका मतलब है whenever you are using this definition, ये बहुत important, गैस के लिए यूज करना है. कोई वाटर के लिए अभी यूज कर रहा था, एकदम गलत, क्योंकि ये इक्वेशन जो है और ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एनी अदर फिजिकल स्टेट. कोई दूसरे फिजिकल स्टेट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. और एसटी पे ही ये नंबर वर्क करेगा. When we change pressure to anything else, when we change temperature, this number is not going to work. So these are the two things that you need to be very clear when you are using this definition of a mole. पहली बात, गैसियस स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. और दूसरी बात, सिर्फ एसटीपी पे 22.4 वर्क करेगा, नॉट एट एनी अदर कंडीशन. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ये ग्रेट. अभी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन दे दिया जिसमें प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सब आ रहा है, तो कुछ बेसिक कन्वर्जन्स आपको लिखवा देती हूँ वॉल्यूम के, प्रेशर के और टेम्परेचर के. तो अगर 1 लीटर वॉल्यूम दिया है तो दैट इज 1000 ml and 1000 ml okay is 10 raised to 3 cm cube. सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो 1000 ml is 1000 centimeter cube. मीटर क्यूब में वॉल्यूम लिखना है तो this gets equal to 10 raised to -3 meter cube. And this is same as 1 dm cube. दिए हो गए वॉल्यूम के कन्वर्जन. प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में, तो how much is 1 atmosphere equals to? तो अगर न्यूटन पर मीटर या पास्कल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही सेम. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर व्हिच इज 1.01325 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. प्रेशर का और एक यूनिट होता है बैरोमीटर से. जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं तो एक्चुअली उसमें मर्क्यूरी लिया जाता है, एंड द यूनिट इज mm of Hg या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तो उस यूनिट में ये हो जाता है 760 mm of mercury. This is the unit of pressure which is 76 centimeter. और एक यूनिट होता है बार. So this is equal to 1.01325 bar of pressure. और एक यूनिट है torr. So this is 760 torr. So I have tried to give you some basic units of pressure and their interconversion. इस फॉर्मूला में जब भी हम टेम्परेचर यूज करेंगे वो केल्विन में ही होगा. तो अगर प्रॉब्लम में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसमें आपको 273 ऐड करना है. A temperature in degree Celsius into 273 is your Kelvin. और अगर फ़ारेनहाइट में दिया है टेम्परेचर तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 into टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 करना है. इससे आपका फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा. डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में. केल्विन. ये कुछ बेसिक कन्वर्जन से दिए है. पता नहीं किस प्रॉब्लम में यूनिट अलग हो वगैरह, उसके लिए तो ये कॉपी करो. मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट रीडिंग प्रॉब्लम करवाती हूँ एंड देन वी गो अहेड. Now I am unable to see.
You are unable to see, but others are able to see. So problem lies at your end, beta. वो मैम मुझे पार्टिसिपेंट का ये दिख रहा था, अभी क्लियर दिख रहा है। मैम के वीडियो पे जा, उसको 2 बार क्लिक कर, पिन वीडियो हो जाएगा। हाँ वीडियो को पेन कर। नहीं, जब कभी भी कोई स्पीक करता है तो बीच में इंटरप्ट हो जाता है। हाँ वही मैम की वीडियो हाँ, को वही पिन पिन कर करेगा दो। तो किसी और का नहीं दिखाएगा। जैसे अभी हो रहा है। मैम वो आपने क्या लिखा? डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/, वो दिख नहीं रहा वीडियो में नीचे का। 5/9। ऊपर ओके लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है और उसको फ़ारेनहाइट में दिया है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये तो स्कूल का फॉर्मूला है, 5/9 into फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32। स्कूल में करवाते हैं। डन मैम। हो गया कॉपी सबका? हाँ मैम हो गया। यस मैम डन। डन। तो अभी ये होल कंसेप्ट में वॉल्यूम वाले डेफिनेशन के लिए मैंने जो अभी सिखाया, इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। आई एम क्लियरिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। मैं लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड का क्लियर कर रही हूँ। तो अभी इसमें ध्यान दो। If I ask you a very simple question, find the number of moles of nitrogen occupying 11.2 liters at STP. आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मैम 0.5 मोल्स। 0.5। हाँ, कैसे फाइंड आउट करोगे? हमने ये डेफिनेशन यूज कर लिया।
है ना। इस प्रॉब्लम के लिए ये डेफिनेशन यूज होता है क्योंकि कंडीशन ऐसी भी दिया। तो मैं सिंपली जो वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर्स, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से डिवाइड करूंगी और आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। So I can use this definition. But now see the next problem. Find number of moles, define volume occupied by oxygen gas at 298 Kelvin and 2 atmospheric pressure having mass 16 grams. तो अभी can I use this equation? 22.4 लीटर वाला इक्वेशन में यूज कर सकती हूँ? नहीं। अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि एसिडिटी नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर ये अलग है। तो मैं ये वाला डेफिनेशन नहीं यूज कर सकती। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? कभी यूज कर सकता है, कभी नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे इसको मुझे बताओ। मैंने सिखाया आपको PV is equal to nRT। इससे हो जाएगा ना? यस मैम। कर लो फिर। तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर पे ध्यान देना है whenever you are calculating volume of a gas। हम 11.2 आ रहा है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, 16 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स है, तो ये 0.5 मोल्स हो गया 11.92 और आपका वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.5 into R जो है 0.0821 into temperature 298 and this divided by 2। ये कैलकुलेशन आपको करना है। Is everybody understanding in the class? वॉल्यूम इन लीटर्स आएगा आपका। कितना लीटर आ रहा है? मैम 6.1 लीटर। Yes. This is coming around 6.1 liter. So while solving the problems, be careful. मैम ऐसे क्वेश्चंस में कितना एक्यूरेसी कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना चाहिए? 8 बेटा 2 ये अभी क्या है, तेरे को MCQ पैटर्न में नीचे आंसर दिया है ना, तो ओके वो वो आंसर देखिए। देखना है कितने डेसिमल तक किया है। ठीक है मैम। वो देख के तुम अपना कैलकुलेशन की एक्यूरेसी एडजस्ट कर सकते हो। अगर नीचे के ऑप्शंस बहुत वेग है तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बहुत क्लोज है तो देन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू कैलकुलेट इट मोर एप्रोप्रिएटली। तो ये वाला जो डिसीजन होता है MCQ में, वो हमको ऑप्शन देख के ही लेना पड़ता है। ओके मैम। उसका कोई रूल नहीं है बेटा। अभी एक आध एग्जाम आप कर लोगे ना, तभी थोड़ा और आइडिया आएगा कि कैसे ये सारे
फैक्टर्स आप हैंडल कर पाओगे। अभी तो फिलहाल घर पे सॉल्व कर रहे हो या क्लास वर्क में कर रहे हो, 2 डिजिट तक तो काम कर ही लेना चाहिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या? नहीं मैम, वैसे भी 3 डिजिट तक तो बोला ही है स्कूल में भी। हाँ, तो दो तो मतलब कम से कम उतना तो कर ही लेना चाहिए। उससे उससे कम करना है तो वो ऑप्शन देख के एडिट करना है। फिर किसी चीज को कम करना है कर सकते हैं ना, बढ़ाना पड़ेगा तो दिक्कत है ना। तो कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। I hope everybody is aware कि there is no calculator allowed in your competitive exam. And I hope when you are solving at home, when I am giving you homework, you are not using calculator. हाँ मैम, नहीं करता। क्योंकि है ना, आप कैलकुलेटर से अभी घर पे अगर सॉल्व कर रहे हो तो सडनली एग्जाम के दिन पे सब कुछ बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे ना। अभी आपको कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डेली, बिना कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर यूज करोगे तो खुद को हैंडीकैप बना दोगे, फिर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आएंगे। ये जो 2-3 महीने हैं, आप जल्दी ज्वाइन किए हो अप्रैल से, तो ये सब चीजें लर्न कर लो अच्छे से। Calculating it fast is very very much essential for you to crack your problem in lesser time. क्योंकि सब कुछ आता है पर कैलकुलेशन नहीं ठीक से कर पा रहे हो, कभी भी आंसर टैली नहीं होगा ना। तो मेथड आना एक बात है, बट कैलकुलेशन करना भी एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट बात है। So you can learn any other technique of quick calculation, whatever you can, other than calculator. ठीक है, so I'm going ahead. तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा मैं डेंसिटी डिस्कस करती हूँ। ओके, प्रॉब्लम में डेंसिटी का डेटा दिया जाता है, कहीं पे वेपर डेंसिटी बोलते हैं, कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इट इज। सो आई डिस्कस लिटिल बिट about density with you. I'm clearing this side of the board, right? तो जो भी हम density discuss करते हैं, 2 kinds of density. One is absolute and another is relative. When I'm using the term relative का मतलब होता है in comparison, हम किसी से compare करके density की बात कर रहे हैं। तो density of any substance is of 2 types. It can be absolute density and it can be relative density. Based on physical state, liquid और solid की density अलग से define होती है और गैस के density के लिए कुछ अलग डेटा चाहिए होता है। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। Let me discuss with you density for liquids and solids both. तो अगर कोई भी substance liquid या solid state में exist करता है, okay, any substance is existing in liquid or solid state. What is the formula to calculate its absolute density? तो उसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला वही है जो आप यूज करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे किसी भी सॉलिड की या लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी आ जाती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? ये यूजुअली लिक्विड के लिए यूज होती है और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं फॉर लिक्विड्स। So as I told you, ये relative मतलब comparison है। Density of a given substance को density of water at 4 degrees से compare किया जाता है। So specific gravity is a ratio between density of a substance upon
density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया लिक्विड और सॉलिड के लिए मीनिंग ऑफ डेंसिटी। अभी हम गैसियस स्टेट के लिए समझते हैं। तो फॉर गैसेस है ना, कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर गैसेस के लिए I'm starting with ideal gas equation which I have given you just now. Explain you all the terms involved in this equation. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, and T is the temperature in Kelvin. अब इस फॉर्मूला में मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं W. What is W? Weight in grams of a substance or a compound upon M. M is molecular mass of a compound. तो इसमें जो मैंने W यहाँ पे लिखा है, W is mass in grams of compound. और जो कैपिटल M लिखा है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे हमको क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, राइट। तो N के जगह पे इस फॉर्मूला में आई एम सब्स्टिट्यूटिंग W अपॉन M R. I simply rearrange this now and I will get W अपॉन VR. ये W by V क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम के जगह पे हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो at the place of mass upon volume I substitute D and I get this formula. I write here says D is equal to W by V, and then I get a formula for density of a gas. Density of a gas is PMR. तो क्या फर्क है, गैस के डेंसिटी के लिए सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम नहीं चाहिए। गैस की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर से वेरी करती है, फिक्स नहीं है। जैसे सॉलिड, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल है तो उसकी डेंसिटी फिक्स है at any temperature and pressure. That is not going to change the density of a solid, but density of a gas is variable with pressure directly proportional to pressure है और inversely proportional to temperature है। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको गैस के डेंसिटी में और सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी में। नाउ आई गो अहेड and I teach you. तो ये जो मैंने डेंसिटी कैलकुलेशन बताया ये एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ अ गैस है। अभी समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी। गैस के रिलेटिव डेंसिटी को कहते हैं वेपर डेंसिटी, और इसमें रिलेटिव का मतलब है किसी के साथ कंपेयर करना है हमको। तो वो कंपैरिजन किसके साथ है, विथ रिस्पेक्ट टू, यूजुअली इट इज हाइड्रोजन गैस। तो लेट अस अंडरस्टैंड रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी फॉर अ गैस। तो जो गैस की रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी होती है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एज वी नो दैट डेंसिटी वेरीज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं कहूंगी प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एंड इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपर डेंसिटी डिफाइन होती है डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure.
का मतलब क्या है? ये जो वेपर डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ अ गैस, गैस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. इट्स अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. अभी डेंसिटी ऑफ अ गैस के लिए मैं प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, आर एंड टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करती हूँ. तो डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रेशर, molecular mass of a gas R and T. और हाइड्रोजन के डेंसिटी के लिए भी प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R and T सब्स्टिट्यूट किया. इसमें प्रेशर, टेम्परेचर सेम है और R भी कांस्टेंट है. So I get a simplified formula for vapor density. My vapor density is simply nothing but the ratio of molecular mass of a gas upon molecular mass of hydrogen. समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, अभी ma'am. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना है? 2 ग्राम्स, राइट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 है. तो वेपर डेंसिटी सिंपली हो जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2. और we get a relation कि vapor density into 2 is molecular mass of a gas. ये इक्वेशन आईसीएसई बोर्ड में वगैरह स्कूल में सिखाया जाता है, यूज किया जाता है. बहुत सारे जगह पे आप एक एरर करते हो कि इसको सॉलिड लिक्विड के लिए भी यूज करते हो, which is not applicable. If you're using this equation, your compound needs to be volatile, it needs to be in gaseous state. तो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो गैस का है, which is 2 into vapor density. समझ में आया? एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस. अभी यहाँ पे मैंने लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस. कैन वी कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर गैस? यस. अगर पूछा कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन आएगा. ये अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या आएगा? ऑक्सीजन. बट किसी प्रॉब्लम में वेपर डेंसिटी का डेटा दिया है और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमको उसको विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है. So if nothing specified, we have to take it as with respect to hydrogen. Anything else is specified, then take it whatever is specified. Is it clear, everybody? समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes. तो ये अच्छे से लिख लो. कुछ प्रॉब्लम इस पे करते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं.
ऑडियो स्विच ऑफ करो। हम लिख लिया। लिख लिया, ग्रेट। तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड क्लियर करती हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे। So calculate vapor density of SO3 say with respect to O2. राइट, तो करना क्या है आपको इसमें? मैम 2.5 यस बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 करना है। तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 80 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 32 और ये 5/2 या 2.5 है। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट vapor density of any gas with respect to any gas। इसमें क्लैरिटी से समझ रहा है कि क्योंकि with respect to O2 है, ये आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे with respect to हाइड्रोजन होगा, आंसर अलग होगा। मैम कुछ यूनिट भी लिखना होगा वहाँ पे। क्या बोल रहा है? कुछ यूनिट भी लिखना होगा वहाँ पे। बेटा रेशो निकाल रहा है तो यूनिट कैसे लिखेंगे? ओह सॉरी कोई यूनिट नहीं आ रहा है। चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट vapor density of air और कंपोजिशन क्या है? एयर में नाइट्रोजन 80% है और ऑक्सीजन 20%। ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बट एयर इज अ मिक्सचर, तो किसी भी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला दिया था, उसी को एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज करना है आपको। वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास फॉर अ मिक्सचर, तो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू इट्स परसेंट मोल जो भी दिया है फ्रैक्शन इनटू अनदर्स मास इनटू इट्स फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट है सबका ऐड करो डिवाइडेड बाय द टोटल।
तो एयर के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू 80 लेना है प्लस 32 इंटू 20 लेना है और डिवाइड बाय 100। तो आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर आ जाएगा 28.80। ये हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। और फिर वेपर डेंसिटी हो जाएगी दिस एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर 14.4. molecular mass of H2. 14.4. Absolutely. So it will be 14.4. तो मिक्सचर दिया है गैस का तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मिक्सचर के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम देती हूँ। Solve this. Zero point 152. 0.152 नहीं बेटा, error है। तो
पहले तो गैस का फॉर्मूला आ गया तेरा, हाँ क्या आया भाई बेटा? 0.8 है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस गैस? क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? NO2 NO2 NO2, राइट। फॉर्मूला इज NO2। एवरेज मॉलिक्यूलर मास 26.5 हुआ है। एवरेज क्यों निकालना है इधर? NO2 फॉर्मूला आने के बाद कौन सा एवरेज? सॉरी एक्चुअल आ जाएगा ना इसमें। एवरेज क्यों निकालना है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तेरे पास तो तेरे को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास ऐड करके एक्चुअल मास निकालना है। और फॉर्मूला निकालने के बहुत सारे तरीके, आप वो इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मेथड से जा सकते हो, या जो मैंने आपको मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए मेथड बताया था उससे जा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं फॉर्मूला निकालने के। तो सिंपलेस्ट तरीका होगा इंपेरिकल फॉर्मूला मेथड, जो सबको चमकता है। तो दो कंपोनेंट्स है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक का दिया है 30.4, तो दूसरा हो गया 69.6। अब इसका एटॉमिक रेशियो निकालो। बस, और अभी सिंपलेस्ट रेशियो निकालो तो हो गया, फॉर्मूला आ गया, राइट। तो ये जो गैस है उसका परसेंट कंपोजिशन से इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया जो NO2 है। Why I say that this is only the molecular formula, as there is a hint given, problem में एक hint दिया है। What does that hint say? This oxide contains one atom of nitrogen, जो empirical formula में one atom of nitrogen है, तो इसको किसी n से multiply करना नहीं है, इसमें N1 है। In simple words, इसका N1 है, one atom of nitrogen ही है, मतलब N1 है। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही क्या बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। बस अभी प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। NO2 है 46, O2 है 32, so answer is around 1.4। कोई डाउट है बेटा? ऑल क्लियर? यस मैम। तो इसमें दो कंसेप्ट थे, सिर्फ वेपर डेंसिटी नहीं था, वेपर डेंसिटी को परसेंट कंपोजिशन से लिंक किया था, है ना। तो आज के होमवर्क में ये टाइप के प्रॉब्लम्स भी पूछूंगी मैं, परसेंट कंपोजिशन, वेपर डेंसिटी, सब कुछ आज के होमवर्क में आ जाएगा। आज कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी आपको आ जाएंगे, ठीक है, जो सिखाया है उसी को। So what next now? I start with a very important discussion now. इसके लिए मोल कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो सीखते हैं। तो मोल कंसेप्ट पता है आपको क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के कैलकुलेशन आ जाए। प्रैक्टिकली लैब में, इंडस्ट्री में जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो उसके पहले हमको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं उस केमिकल रिएक्शन के। What kind of calculations? See, whenever you are putting any reaction, you need to know कि कितना प्रोडक्ट आपको बनाना है। Industrially, quantity of product is very important. This much quantity of product I have to produce, and based on that, then there is some calculation. उतना amount of reactant से आपको start करना होगा। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है, that we study in a branch called stoichiometry. So stoichiometry is a branch of chemistry. यह मूल कंसेप्ट का एक पार्ट है जिसमें हम रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ने के बाद ये समझ में आए
केस में किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब आपको स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है, स्टोइशियोमेट्री समझनी है उसके कैलकुलेशंस। So I'll just give you idea what is stoichiometry. So to understand stoichiometry, we need a balanced chemical equation. So say I take a very simple equation, combustion of methane. कोई भी organic compound का अगर combustion बोला है, तो combustion का मतलब है we are burning that compound with oxygen, excess of oxygen, and that compound will break down, giving us carbon dioxide and water. This is what is your combustion reaction. So methane का combustion is methane plus oxygen becoming CO2 and H2O. I will balance it out. It is 2. Physical state लिखना है तो मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 प्रोड्यूस होगा वो भी गैस है, और ये जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इसका फिजिकल स्टेट लिख दो। So I've written a balanced chemical reaction for combustion of methane. अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आपके सामने कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया है तो इसका मतलब क्या है। यू अंडरस्टैंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट्स ऑब्वियस। इसके साथ में आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ कोएफिशिएंट्स दिए होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नथिंग बट मोल रेशियो। It is telling you how many moles of methane is reacting with how many moles of oxygen and how many moles of product is formed. तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसमें मीथेन का 1 मोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं and that needs for complete reaction 2 मोल of oxygen. तो अगर ये रिएक्शन मुझे इंडस्ट्रियली सेट करनी है तो आई नो कि मीथेन इज टू ऑक्सीजन हमको इस रेशियो में ही लेना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टू कंज्यूम मीथेन टोटली। अगर मीथेन जो लिया है उसको मुझे खत्म करना है रिएक्शन में, तो 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल, 10 मोल के लिए 20 मोल। अगर ये रेशियो में हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, 2 में से कोई एक एक्सेस में पड़ा रहेगा और कोई एक खत्म होगा। अगर रिएक्शन में हमको दोनों को खत्म करना है, both should get consumed in a reaction, then this is the ratio that is needed. And then how much is the product produced? I know that this will be produced 1 mole and this will be produced 2 mole. So a balanced chemical reaction is giving you a total information about mole ratio. अभी एक बार मोल का रेशियो आ गया, मतलब ये रिएक्शन सेटअप करने के लिए आपके पास इनके मास का रेशियो है। मास का रेशियो का मतलब क्या है, आई नो कि 1 मोल ऑफ मीथेन means 16 grams of methane and 2 mole of O2 means 64 grams of O2. So अगर 16 grams मीथेन दिया है तो उसको 64 grams O2 चाहिए। किसी प्रॉब्लम में बोला ये 8 ग्राम्स है, कितना O2 लगेगा आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम्स CO2 बन रहा है। किसी प्रॉब्लम में पूछा हमको 88 ग्राम CO2 चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली एडिट करके मीथेन की क्वांटिटी बढ़ाओगे। अगर ये 88 ग्राम चाहिए तो ये 32 देना है और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 लेना है। And this way you can also talk about mass of reactant and mass of product. अगर gaseous compounds है तो उनके वॉल्यूम के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, मीथेन ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा होता है, तो हाउ मच मीथेन आई नीड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन? आई नीड 22.4 liters of methane at STP. And to make it react completely, I need 44.8 liters of oxygen at STP. And when I'm having these two, this is going to produce 22.4 liters of CO2 at STP. And I can't comment
volume of water, as water is not in gaseous state. तो वॉल्यूम को भी हम लिंक कर सकते हैं. तो देखो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जब ये आपके सामने होता है तो वो कितनी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा है. एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको मोल मोल का रेशियो बताता है, रिएक्टेंट मोल और प्रोडक्ट मोल में क्या रिलेशन है. वो मास का भी रेशियो बताता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास के बीच में क्या रिलेशन है. और अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे तो उनके वॉल्यूम के बारे में भी आपको आइडिया आ जाए. ओके, तो स्टोइशियोमेट्री से हम इतना सब चीजें जो है वो समझ सकते हैं. अब स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम कैसे होंगे. एक का मास दिया है, प्रोडक्ट का पूछेंगे, प्रोडक्ट का दिया है, रिएक्टेंट का पूछेंगे, प्रोडक्ट का मास देंगे, रिएक्टेंट के मोल पूछेंगे, रिएक्टेंट के मोल दिया है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछेंगे, एंड लाइक दिस. तो ये जो तीनों चीजें मैंने बोर्ड में लिखी है ये इंटरकनेक्टेड है. ये आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे समझेगी, कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना. मैम The minute you write a balanced chemical reaction, your problem gets sorted. You get a mole ratio. From that, you understand the mass ratio, volume ratio, number of molecules का ratio. सारे ratio आपके clarity से clear हो जाते हैं. Is that clear to you? अभी दिक्कत किधर है? Let me finish बेटा. दिक्कत किधर है? At this stage, because reactions are not taught to you. आपको सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन तो नहीं आ रहे एट दिस स्टेज. तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है कि आपको वो रिएक्शन खुद से पूरी लिखने नहीं आ रही है, या वो रिएक्शन का बैलेंसिंग रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको नहीं समझ में आ रहा है. ये एट दिस स्टेज हो सकता है. इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है, गूगल कर लो एट दिस स्टेज. जैसे आगे चल के रिएक्शन समझोगे आप आसानी से उसको बैलेंस करके लिख पाओगे. And yes, in the practice, and I'm doing practice of stoichiometry with you, I'm trying to cover all basic reactions which are asked to you. तो मैं मेरी तरफ से जितने reactions आपके कवर कर सकती हूँ उतने कवर करने की कोशिश करूंगी. ओके, उसके प्रोडक्ट समझाने की कोशिश करूंगी. बट इनिशियल फेज में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको रिएक्शन लिखने नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा गूगल करके अंडरस्टैंड कर सकते हो. एक बार रिएक्शन लिखी तो बस ये मोल कंसेप्ट ही है. ओके, जिसको हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन. ओके, सो एनी डाउट नाउ टिल नाउ आस्क मी. Ma'am, the volume of water would be 40 grams because it would be in ice form. The volume of water would be 40 grams. 40 ml, 40 ml. क्योंकि it would be in ice form. ये सब तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैंने टेम्परेचर दिया नहीं है बेटा. मैम STP है ना. अगर STP ले रहे हैं तो यहाँ पे वाटर लिक्विड नहीं होगा. ओके, बट मैंने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में वाटर को लिक्विड कहा है और ये जो मैंने वॉल्यूम स्पेसिफाई किए ये STP है. बट वाटर लिक्विड नहीं होगा ना STP पे. तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर STP नहीं बोला है मैंने ये बोला है कि STP पे इसका वॉल्यूम 22.4 होगा. अगर वाटर लिक्विड है तो इसका टेम्परेचर डेफिनेटली 0 डिग्रीज नहीं है. अगर इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो ये वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे. वो कैसे चेंज करने हैं मैंने आपको सिखा दिया है. समझ में आ रहा है तुमको? ये वॉल्यूम कभी होगा STP पे होगा. बट आई हैवंट सेड दैट दिस रिएक्शंस टेम्परेचर इज STP. ये नहीं बोला है तुमको और हो नहीं सकता क्योंकि मैंने वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड दी. तो मैं ये डेफिनेशन ये यहाँ पे वाटर के लिए डैश इसके लिए डाला है क्योंकि ये डेफिनेशन लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है. बस दैट्स इट. इज दैट क्लियर टू यू? अगर किसी लिक्विड का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं मास निकालूंगी, डेंसिटी का डेटा चाहिए, मुझे वॉल्यूम आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. डेंसिटी भी समझा दिया आपको. Yes, ma'am. एनी अदर डाउट हियर? तो अभी इसको समझते हैं, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टोइशियोमेट्री प्रैक्टिस करते हैं. तो आप ये इतना समझ लो, लिख लो. मैं कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स आपको दे देती हूँ.
मैम 1000 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल रहा है? 1000 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल नहीं, मास पूछा है ना, हाउ मच मास पूछा है, मोल थोड़ी पूछा है। 1000 मोल मैम रॉन्ग आंसर है। 33.33 किलो, कितना? 33.33, रॉन्ग आंसर है बेटा, 33 पॉइंट। रॉन्ग आंसर है। हम 170 तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है आपको। 178 आ रहा है। Yes, 178 is the right answer. मैम 178.5. हाँ बेटा, 178.5 is the correct answer. राइट, तो इसमें क्या करना है आपको, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो ये प्रॉब्लम में समझ रहा है ना कि एक इक्वेशन इन्वॉल्व है। इसलिए लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, on strong heating it will give you quicklime and carbon dioxide. So this is the balanced chemical equation. जिसमें mole ratio 1:1:1 है। तो प्रॉब्लम में they are connecting limestone and quicklime, ये दोनों की बात है। तो इसका मास वाला प्रॉब्लम दिया है, तो मास देखते हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 100 ग्राम्स है। मीनिंग इज 100 grams of calcium carbonate. If I start with, I am going to get 56 grams of calcium oxide. ये दो नंबर मैंने कहाँ से लिखे? I just calculated GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी प्रॉब्लम में क्या बोला है? प्रॉब्लम में बोला है कि ये चाहिए 100 kg और उसके लिए ये कितना होगा। So simply a cross multiplication problem now. I simply say when I'm having 56 grams of calcium oxide. Okay, that is produced starting with 100 grams of calcium carbonate. So to produce 100 kg, इसको grams में convert कर दो। 100 kg of calcium oxide. How many grams of calcium carbonate is needed? And it is simply 100 into 10 raised to 3 into 100. My answer will come in grams upon 56 को मुझे सॉल्व करना। तो ये कुछ हो जाता है, कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद? 178.5। ये हो जाता है 178.5 into 10 raised to 3 grams. Or you can simply write 178.5 kilograms. तो समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? मास वाला रिलेशन यूज किया। सिंपली आई यूज द रिलेशन ऑफ मास। कैन आई गो अहेड? Yes, ma'am. नेक्स्ट
89.6 हो गया? हाँ मैम 89.6 बिकॉज दोनों 4 मोल्स होके फिर मल्टीप्लाई कितना हो गया? 89.6 ओके, ये मैंने वही इक्वेशन दिया जो अभी मैंने आपको करवाया था, आपको आ रहा था, राइट? तो इसका बैलेंस इक्वेशन यही है अभी जो हमने देखा मीथेन की कंबशन का। इसमें जो दो चीजें जिसमें हमको फोकस करना है वो मीथेन और CO2 है। इसमें ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल ही है। अभी ये दिया है 64 ग्राम्स, 64 अपॉन 16 कितने मोल्स हो गया? 4 moles. So in my problem 4 moles of methane is given, so that is going to produce 4 mole of CO2. यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम? अगर 4 मोल ऑफ CO2 है तो पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा है, मोल्स नहीं पूछा। तो वॉल्यूम पूछा है तो बस अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ 4 मोल CO2 एट STP कैसे आएगा? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है into 4, so this will be 89.6 liters at STP. Any doubt anyone has in this? All clear till here? Let's see the next problem. तो ये इक्वेशन आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। कंबशन का मतलब है बर्न विद ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हमेशा CO2 एंड वाटर। मैम 108 ग्राम। 118 आ रहा है? हाँ 108। ओके करेक्ट। 108. 108 grams is the correct answer. तो इसमें
बैलेंस इक्वेशन लिखना है। राइट, सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बस इसके बाद में इथाइल अल्कोहल और वाटर पे फोकस करना है। अगर इथाइल अल्कोहल 1 मोल है तो वाटर प्रोड्यूस 3 मोल हो रहा है। अभी प्रॉब्लम में दिया है 92 ग्राम्स। तो ये जो 92 ग्राम्स है उसको इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जो 46 है उससे डिवाइड करना है। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आई हैव? 2 मोल्स। अगर इथाइल अल्कोहल के मोल 2 है तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 6 मोल्स। Because as per stoichiometry, 1 mole of ethyl alcohol produces 3 mole of water. तो यहाँ पे दिया है 2 mole of ethyl alcohol. It will produce 6 mole of water. बस अभी how many grams पूछा है? तो your 6 mole water is 6 into 18 grams. 18 is gram molecular mass of water, and the answer will be 108 grams. Miss, it is 2 molecules of carbon dioxide. Yes, CO3. Sorry. Right? So anyone has any doubt here? Can I give you one more problem? Maybe last problem for today. Yes, ma'am. Okay. KClO3 is potassium chlorate. इसमें आपको पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 लेना है, क्लोरीन एवरीबॉडी नोस 35.5। KClO3 का डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, तो ऐसे कुछ रिएक्शन हो सकता है कि एट दिस स्टेज आपको नहीं पता। So when we heat KClO3 strongly, it is going to give me KCl and O2. Obviously, I need to balance this 64.2 liter. I will start with 2 mole of KClO3, and this will give me 2 mole of KCl, but 3 moles of oxygen. तो ये decomposition of KClO3 की बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी। अभी इस रिएक्शन में क्या लिखा है, बैलेंसिंग से क्या समझ में आ रहा है कि KClO3 अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा? 3। अभी मॉलिक्यूलर मास की बात करें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 is 39 plus 35.5 plus 48, ये हो जाता है 122.5। हमको जो मास दिया है वो 245 है।
So 245 upon 122.5, this is 2 moles. तो इसमें 2 मोल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कितना मोल ऑक्सीजन मिलेगा? 3 मोल ऑक्सीजन. तो 3 मोल O2 at STP is going to be 3 into 22.4 liters at STP. Okay, this is the answer. और क्या आ गया सबको? Yes, Is everybody in position to do? तो अगर 64.2 liter. Absolutely. 64 कैसे आएगा? 67.5. वही 60 at 67.2. 67.2. 67.2 liters. At SC. तो अगर मोल कंसेप्ट आ रहा है तो स्टोइशियोमेट्री वही है, कुछ फर्क नहीं है, बट इसमें रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन है, जिसमें पूरा एम्फसिस किस पे होगा? इन राइटिंग अ बैलेंस इक्वेशन. इसके बहुत सारे वेरिएशंस है. स्टोइशियोमेट्री में प्रॉब्लम बहुत सारे वेरिएशन से पूछा जाता है. तो ये वाला पार्ट हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो अगला लेक्चर स्टोइशियोमेट्री चलेगा. Okay, we will try to do the variation, okay, of the problems of stoichiometry in the next lecture. ठीक है. आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं समझा आज के लेक्चर में? नहीं मैम, कुछ नहीं डाउट है. ऑल क्लियर सबको? सब Yes. समझ गया? Yes, ma'am. बढ़िया है yes फिर. ma'am. तो अच्छा Thank you ma'am. थैंक यू मैम. खासा होमवर्क है, अच्छा खासा होमवर्क आएगा. ओके, बुकलेट से भी दे रही हूँ और असाइनमेंट भी दे रही हूँ. काम करना पड़ेगा ये भी आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाटक करने के लिए बस करता है. Okay ma'am. काम करना है, काम अच्छे से घर पे अभी. ठीक है. So see you everybody next week. Bye everyone. Bye, थैंक ma'am. यू मैम. मिस इस संडे को एग्जाम है. मैम. Thank you, ma'am. कल कोई टेस्ट है क्या मैम? अभी तो नहीं है, ये वीक तो नहीं है. टेस्ट होगा तो we will inform you well in advance. ओके मैम, 17 एडवांस की How much तैयारी कर time? रहे हैं इसलिए. 17th को है ना? ग्रुप में मैसेज आ जाएगा बेटा. ओके. ऑफिशियली ग्रुप में मैसेज आ जाएगा. सिलेबस भी डिफाइंड हो जाएगा. आप पढ़ते रहो. आपको होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, सब करते रहो. वो सब अपडेटेड है तो क्या एग्जाम के लिए डरना फिर, है ना? मैम इसका रिकॉर्डिंग कब तक भेजोगे? एक्चुअली मेरा नेट का प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बीच का मिस हो गया था. आपको रिकॉर्डिंग बस आ जाएगा. अभी मुझे जैसे ही मेल आ जाता है मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ. ओके, थैंक यू मैम. बाय. आज Okay, के ma'am. दिन Thank you, आ ही ma'am. जाएगा दोपहर तक. ठीक है. बाय एवरीवन. बाय मैम. Bye, ma'am. सॉरी कि